इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 4 कृषि भाग 4। हम पढ़ेंगे कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। खेती बाड़ी करके किसान लोग कैसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा देते हैं, रोजगार में हिस्सा देते हैं या उत्पादन में योगदान दे पाते हैं, उसके बारे में। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है और खेती बाड़ी आज नहीं कई सौ वर्षों से, बहुत सालों से, बहुत वर्षों से रीढ़ की हड्डी के रूप में काम की है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का स्थान है। हाँ, मानते हैं कि कृषि इतना प्रतिशत 52% जनसंख्या के लिए रोजगार है, लेकिन एक किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहता है, व्यापारी बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम इतना ना ज्यादा गिरा दिए हैं इस चीज को कि कोई बनना ही नहीं चाहता। तो ये स्रोत बाकी का बाद में बात है। अभी यहाँ पर बुक पे नजर डालो, कितना ज्यादा यहाँ पर रोजगार मिल सकता है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है। इस समय सकल घरेलू उत्पादन में खेती बाड़ी थोड़ा गिर रहा है, क्योंकि कृषि में, खेती बाड़ी में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएगी। अब देखो, खेती में अगर गिरावट आती है तो बाकी सेक्टर में भी गिरावट आ जाएगी, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। समझो कि खेती में गिरावट आ गई, अनाज का कीमत गिर गया तो बाकी चीज का भी कीमत गिर जाएगा, और नहीं गिरेगा, बढ़ेगा तो अगले साल खेती बाड़ी होगा नहीं होगा तो बाकी सामान का कीमत बहुत 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन खेती बाड़ी का जितना भी सामान होगा कृषि का, वो सब चीज नियंत्रण में रहेगा। मतलब सब, जो भी सब्जी लोगे 40 रुपए किलो के भाव से लोगे, जहां भी लो, देश के किसी भी इलाके में लो। आज मैं स्थानीय इलाका की बात कर दूं तो आप देश के किसी भी इलाके में चले जाओ तो बैगन 60 रुपए किलो से ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। लोग चिकन काहे खाते हैं? चिकन इसलिए खाते हैं क्योंकि उन लोगों के मुंह का जो स्वाद है ना, अच्छा बना रहे, इसलिए। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इनके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किया है। बहुत ज्यादा भारत सरकार प्रयास किया है तो कृषि के महत्व को आगे बढ़ाया जाए। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। वहां पर केवल खेती बाड़ी करने के लिए बताया जाएगा। खेती बाड़ी से व्यापार कैसे किया जा सकता है उसके बारे में। पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पुनः अनुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। मतलब उसको महत्व दिया गया कि मौसम विभाग शुरुआत से काम करे और बताए कि कब मौसम कैसा होगा, और मौसम विभाग के अनुसार किस तरह अनुसंधान और विकास चलता है। कि हाँ, वो जो साइंटिस्ट बैठते हैं वो बताते हैं कब बारिश होगा, कब नहीं होगा। और विकास, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, मिट्टी कितनी फलदार है, कितनी उर्वरक है, कितना खाद चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इन सब चीजों को सरकार बताती थी। पशु का प्रजनन करने के लिए जगह बनाई। बागवानी का विकास करने के लिए लोगों के मस्तिष्क को बहुत प्रोत्साहित दिया, सेवाएं दिए। पशु के चिकित्सा के लिए भी सेवाएं दिए कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो, कानून बना, कुछ समय अच्छा भी चला, लेकिन भ्रष्ट नेताओं के वजह से सब बर्बाद हो गया। अगर भ्रष्ट नेता नहीं रहते तो सब ठीक रहता, इनके वजह से सब बर्बाद। जो आदमी खाता पीता था वह भी दिक्कत हो जाता था। ज्ञात करें कि भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता। देखो, यहाँ पर यह सवाल है। भारत के कोई भी किसान अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता है। क्यों? कि वो जानता है इसमें इज्जत ही नहीं है। अब भैया, हम दूसरे का पेट भर रहे हैं, हम जो चीज बनाना चाहते हैं उसका पेट तो हम ही भरते हैं, लेकिन फिर भी लोग कृषि को महत्व नहीं देते हैं ज्यादा। है कि सरकार और नेताओं के वजह से, खास करके लोग भी उसमें शामिल हैं, कृषि को इतना ना वो लोग हीन भावना में देख लेते हैं, जिसके वजह से उसकी
इज्जत ही नहीं कर पाते हैं उस कदर। तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है। बहुत ज्यादा खेती बाड़ी में वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पादन गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और सब्जियां, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सकल घरेलू में तो आ जाएंगे अपने परिवार के लोग सब चीज कर लेता है, बाकी की क्या जरूरत है, इसलिए रोजगार नहीं मिलता है। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। अभी के समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कुछ ना कुछ चला आता है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है। तालिका 4.1 में भारत सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुआ। इसमें कितना प्रतिशत, यहाँ पर देखो, कृषि 13-14 में इतना, 14-15 में इतना और 15-16 में इतना ही हो पाया, मतलब गिरा है इधर। उद्योग इतना था, उद्योग बढ़ा है। कृषि की वृद्धि कम हुई है, उद्योग का ज्यादा हुआ है, सेवाओं का ज्यादा होकर भी कम हो गया है, और सकल घरेलू में बढ़ोतरी हुई है। जहां 6.6 था वहां 7.2 और फिर आज 7.7 है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, काम चला वो बस ढीला डुली बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016 ये अंतरिम आंकड़े हैं। वर्तमान समय में भारत के किसान जो प्रतिस्पर्धा झेल रहे हैं, मतलब जो हम बो रहे हैं अब वो विदेश से आ जा रहा है, तो विदेश से आ जा रहा है तो थोड़ा चुनौती भरा सामना करना पड़ता है, वही बताया जा रहा है। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सामना करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर स्याही कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं तो हमारी लागत बढ़ रही है, क्योंकि हम खाद बिया डालते हैं तो जल्दी ही हमारा फसल लहलहाने लगता है, मतलब हरा हो जाता है, पक जाता है। लेकिन हम बिना खाद बिया का करें तो हमें दिक्कत है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कम निवेश कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहा है, खेती बाड़ी में रोजगार अब घट रहा है। देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं और कृषि भूमि घट रही है, तो क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के विचार उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? अब आता है वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण मतलब विश्व में जो मशीनरी लगना चालू हो गया, विश्व व्यापार के वजह से कृषि पर क्या प्रभाव पड़े हैं। तो वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, टेक्नोलॉजी लाना कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। उपनिवेश काल जब अंग्रेजों का शासन था तो सेम यही स्थिति थी, जैसा हाल अभी है वैसा उस समय भी था। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। जब अंग्रेज नहीं थे फिर भी हम मसालों को पैदा करके यहाँ पर उपजाकर हम विदेशों में बेचा करते थे, निर्यात करते थे। तो ये नई बात नहीं है, आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाते हैं। देश भर में विदेश भर में गरम मसाला भारत से जाता है। भारत से जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है गरम मसाला। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुए, मतलब उसके तरफ ध्यान गया और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया और बहुत ज्यादा निर्यात किया गया था। मैनचेस्टर और लिवरपूल एक तरीके से आपको धागा ही है। मैनचेस्टर ये आपको आ जाएगा ना एकदम बढ़िया धागा प्लास्टिक जैसा। तो मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली
उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फूली फूल। यहाँ पर देखो, मैनचेस्टर एक जगह का नाम है, रूस में मैनचेस्टर एक जगह का नाम है और लिवरपूल भी एक जगह का नाम है। वहां पर सूती वस्त्र का उद्योग चलता है और बहुत बड़े पैमाने पर चलता है, जो फली फूल रहा है, खूब बढ़िया से आगे बढ़ रहा है। अपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, जो गांधी जी ने किया था। इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था, जो हम नील की खेती नहीं करेंगे। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चा माल, नील क्या करता था, ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग थे, उसके लिए कच्चा माल बनाता था। तो हम लोग नील उत्पादन करके बहुत ज्यादा बेचे हैं। 11th पेन मस्ट फोकस ऑन फार्मिंग। यहाँ पर आगे है, द सीड्स ऑफ फार्मिंग सुसाइड। बहुत सारे किसान सुसाइड कर गए, क्यों? क्रॉप्स फेलियर, प्राइस क्रैश एंड एक्ट द ट्रिगर। मतलब यहाँ पर फसल बर्बाद हो गया, उसके बाद से प्राइस दाम बढ़ गया और हम उसको कर नहीं पाए, और बर्बाद होने के बाद से भैया हम अपना कर कहाँ चुकाते? तो यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड फूड डे देम्स इन्वेस्ट द एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी। फूड के सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसी की वजह से कुछ प्रजाति, रेयर प्रजाति बच पाए हैं। ये किसान इसलिए भर के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। हम ही उगाए, हम ही को मना कर दो कि भैया अपने इस्तेमाल के लिए नहीं उगाओगे तो कैसे काम चलेगा? 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, जूट और मसाला का मुख्य उत्पादक जो था होने के बावजूद भारतीय किसान विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ थे, नहीं कर पा रहे थे बराबरी, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक उनको सहायता दी जाती थी, उनको बहुत ज्यादा मदद किया जाता था, लेकिन भारत में सरकार नहीं कर पाती थी, इसलिए यहाँ के कृषि व्यवस्था नीचे गिर गया। ये देखो, सागौन का यहाँ पर कलौन किया जा रहा है, मतलब छोटा बच्चा। सागौन पेड़ है जिसका इस्तेमाल लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि वो जल्दी तैयार हो जाता है। सागौन के क्लोन का उर्वरक संसाधन। आज भारतीय किसान दोराहे पर हैं। दोराहे पर मतलब इधर जाए कि उधर जाए। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया है। हरित क्रांति के समय लंबा चौड़ा वादा किया गया था, परंतु आज यह कई विवादों से घिरा हुआ है। यह आरोप लगाया गया था कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों का अधिक प्रयोग जल भरातों में, जैसे पोखरा ओखरा हो गया, पोखरा, झील, तालाब, उसके सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का नवीनीकरण हुआ है। आज जिन क्रांति संकेत शब्द है, आज देखो जिन क्रांति ये संकेत शब्द है जिसमें जनिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। इसमें बताया जा रहा है कि आज जो भी क्रांति किया जा रहा है उसमें इंजीनियरिंग हर तरीके से उसमें मिला जुला है। जनिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। मतलब जो इंजीनियरिंग और यहाँ पर समझ लो कि जितने भी वैज्ञानिक थे वो नया तरीके से उसका आविष्कार करना चाहते थे कि कुछ नया करें। इंजीनियर भी चाहते थे कि जो तकनीक दिया जाना चाहिए उसका नया नया आविष्कार करो। नया नया करते करते, पहले ट्रैक्टर से क्या काम होता था, केवल हर चलाने का। आज ट्रैक्टर से जोतने का काम है, रोटरी हो गया, रोटरी की वजह से खेत जुत जाएगा, उसके बाद से हेंगा भी करने की जरूरत नहीं है। आज मशीनों की वजह से फसल बोने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप बो दिया जाएगा, मशीनों द्वारा सब काम हो जाता है। यह देखो यहाँ पर कीटनाशक छीटा जा रहा है टैंकी की वजह से।
पहले ऐसा नहीं था हर किसी के पास, लेकिन आज हर घर में ऐसा बोतल आपको दिख जाएगा। यह है विकसित एवं विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं सामने आ रही है। क्या आप भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त जिन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं? मतलब बड़ा से उसको छोटा बना दिया गया हो। पहले का जो धान था, 2-3 धान को मिलाकर एक धान उगाया गया, जिसके वजह से पहले मोटा मोटा धान होता था, पतला पतला धान होने लगा। वास्तव में कार्बनिक ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है। कार्बनिक मतलब उसका ठीक कॉपी, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। बिना रसायन का इसको किया जाता है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती हो जाती है। यहाँ पर रसायन का इस्तेमाल नहीं के बराबर में किया जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर जमीन घट रहा है। यदि खदानन की खेती की जाती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मतलब इस तरह पागलपन जैसा खेती किया जाए, खदानन की खेती में केवल खाने वाला खेती किया जाए, तो भारत के किसान अंधकारमय भविष्य में चले जाएंगे। क्योंकि भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं ये लोग। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है, बहुत कम जमीन आता है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खदानों के स्थान पर कीमती फसल वहां पर लगाना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपकी आमदनी बढ़ जाएगी और पर्यावरण में निम्नीकरण में कमी आएगी। पर्यावरण के वजह से जो आज भूमि में कमी आते जा रही है वो बचेगा। फसल भी आपका अच्छा होगा। औषधि पौधा लगाओ, बायोडीजल फसल लगाओ जिसको बोलते हैं जटुरफा और बिजोबा। फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। चावल और गन्ने से बहुत कम सिंचाई होती है। बाकी सब सब्जियों की, पौधों की सबसे ज्यादा चावल और गेहूं कम कर दो कभी, तो बाकी खेती कर लो। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमत फसलें लगाकर उपयोग किया जा सकता है। भारत में अलग अलग फसल लगाकर यहाँ के जलवायु का इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर शासकीय प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा, दूसरे देश से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचे मूल्य की फसल हम नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पादन निर्यात करके, मतलब कीमती फसल का निर्यात करके खदानन आयात करते हैं, तो हम कीमती फसलों को उगाकर बेचते हैं, तो हम भी चिली, इजराइल, इटली के अर्थव्यवस्था का अनुसरण करेंगे और उनके बराबर का अर्थव्यवस्था कर पाएंगे। विभिन्न कृषि उत्पाद, फसल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। मतलब ये देखो, ये फल, शराब, जैतून का तेल और बीज, ये सब ये लोग निर्यात करके और खाद्य पदार्थों को आयात करते हैं। ज्यादा कुछ पड़ता नहीं है, महंगी चीजों को बेचकर सस्ता सामान खरीद लेते हैं। क्या हम यह खतरा मोल लेने को तैयार नहीं हैं? इस विषय पर वाद विवाद कीजिए कि हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इधर को प्रश्न अभ्यास शुरू हो गया। बहुवैकल्पिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव है जिसको आपको पूरा करना है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी मतलब ठंडा में होने वाला फसल। तो ठंडा में होने वाला है कपास, चना ठंडा में होता है। मोटा अनाज आपको ठंडा में नहीं होता है, चना ठंडा में होता है, बस एक है। आपको ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और ये निम्नलिखित प्रश्नों के 30 शब्दों में उत्तर देना है और नीचे वाला 120 शब्दों में ये
लॉन्ग क्वेश्चन है। और नीचे आइएगा तो परियोजना कार्य है, जो इसको करने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ देना। और इस सब तो हाथ भी नहीं लगाना, इतना फालतू चीज है ये। अगला अध्याय में हम पढ़ेंगे, अगला अध्याय में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। खनिज और ऊर्जा संसाधन अपने देश की क्या क्या है, इसके बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं अध्याय 5 में। तब तक आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। indrajitstudypoint@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। और आप सबको जो भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।